हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरीके से अपना काम कर रही थी। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो निर्माण किस तरीके से हुआ था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो पहली एडवाइस दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो एम.एन. रॉय के द्वारा दी गई थी। ये सारे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरीके से काम कर रहा था, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में बैठक उसकी हुई थी। जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था, तो बायकॉट किया गया था और इस मीटिंग में मुस्लिम लीग के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। इसका जो मेन कारण यही था कि जितने भी जो मुस्लिम लीग थे उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कि 1946 में बैठक हुई थी, तो उसको उनके द्वारा बायकॉट कर दिया गया था, जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें टोटल कितने 211 ही मेंबर उसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, वो एक ओल्डेस्ट इलेक्टेड मेंबर थे किसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में। जैसे कि एग्जांपल जो हमारे फ्रेंच प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1911 में क्या है, इसकी बैठक हुई थी और किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और बात करें जब हम जो एच.सी. मुखर्जी हैं वो कौन थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। और सर बी.एन. राव के द्वारा को अपॉइंटमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी असेंबली में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि एक जनरल नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है। अब 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा विधानसभा में कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली में पेश किया गया है कि कुछ ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। तो इसमें पहला क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा रिजोल्यूशन था वो ये था कि जो हमारी कंट्री है, यानी कि जो हमारा संविधान होगा, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा तो आज़ाद होने के बाद ही क्या है, तो हमारे देश का जो एक संविधान है वो मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरा ये था कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व राज्य होगा आज़ादी के बाद, और उसके भविष्य में भी जो शासन होगा वो शासन के लिए क्या है, तो एक संविधान को तैयार करेगा। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया था। तीसरा ये था कि वे सारे एरियाज, यानी कि हम बात करें जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में वो सारे एरियाज जो इंडियन स्टेट हैं वो सारे, और जो अदर प्रोविंस हैं, यानी कि जब हम बात करें इंडियन प्रोविंस के या वो स्टेट जो अभी इंडिया में शामिल नहीं है और वो आगे जाके यदि इंडिया में शामिल होते हैं तो वो सारे क्या होंगे, तो एक इंडिपेंडेंट नेशन यानी कि एक सॉवरेन इंडिया के क्या होंगे, वो सारे एक भाग यानी कि एक पार्ट होंगे, जो कि एक पूरा क्या होगा, तो एक पूरा संघ होगा, यानी कि वो पूरे एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में वे सारे एक शामिल रहेंगे। उसके बाद क्या कहा गया था कि जब हम बात करें कि जो सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि संप्रभु स्वतंत्र भारत, उसके जितने भी जो भाग है, जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी जो ऑर्गेन्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको क्या है, एक लोगों को क्या है, अधिकार उसके लिए प्राप्त होगा। उसके बाद क्या कहा गया था कि भारत के जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, सबको एक इक्वल स्टेटस और एक इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का अधिकार मिलेगा, जो कि कानून के समक्ष क्या होंगे, तो सब बराबर होंगे।
तो जिसमें कहा गया था कि कानून के समक्ष वो सारे जो लोग हैं वो क्या रहेंगे, तो बराबर रहेंगे। फिर इसमें वो कहा गया था कि नैतिकता के आधार पर, यानी कि नैतिकता के अधीन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मतलब जिस संस्कृति पे उन्हें विश्वास, वो जिस कल्चर को मानते हैं उसका, और जितने भी जो संघ और जो कार्रवाई है उसके लिए उन्हें क्या है, तो स्वतंत्र, यानी कि उन्हें फ्रीडम दिया जाएगा। ये सारे रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगर आगे देखें तो इसमें यह भी कहा गया था कि जितने भी जो हमारे बैकवर्ड माइनॉरिटीज हैं या ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं या जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उन जितने, यानी कि जितने भी हमारे संख्या के लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन सबको क्या है, एक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर कहा गया था कि राष्ट्र, यानी कि न्याय और सभ्य राष्ट्र के कानून के अनुसार ही गणराज्य के क्षेत्र को एक अखंड और भूमि, यानी कि कहा गया था इसमें कि जो हमारा एक गणराज्य होगा आज़ादी के बाद, उसमें क्या है, आकाश, यानी कि हम बात करें स्काई, ओशियन या एयर, उन सब पे क्या होगा, एक संप्रभु राष्ट्र का ही अधिकार बना रहेगा, यानी कि उस पे इंडिया का ही अधिकार रहेगा। उसके बाद कहा गया था कि जितनी भी जो प्राचीन भूमि है, यानी कि हम बात करें प्राचीन भूमि विश्वास में अपनी जो उचित और जो सम्मानित स्थान है उसको क्या करना है, तो प्राप्त करती है, और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए क्या है, इसके इच्छुक अपना योगदान देती है। तो ये सारे रिजोल्यूशन किसमें है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बैठक हुई थी उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा ये सारी चीजें पेश की गई है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें क्या कुछ चेंजेस किया गया। उसमें चेंजेस ही क्या हुआ कि जितने भी जो हमारे प्रोविंशियल स्टेट थे वो सब किसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बन गए थे। अगर हम बात करें जो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान आया था, जो कि क्या कर रहा था, कंट्री का जो पार्टीशन था, यानी कि जो देश का विभाजन था, उसके तहत क्या था, अधिकांश जो रियासतें थे उनके प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपना स्थान क्या है, तो ग्रहण कर लिया था, यानी उन्होंने अपना पोस्ट ले लिया था। इंडियन डोमिनियन से क्या है, मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी विधानसभा में प्रवेश दिया गया था। उसके बाद क्या है कि जो 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें क्या किया गया था, तो विधानसभा की जो स्थिति थी उसे उसमें तीन यानी कि मेनली 3 चेंजेस, उसके पोजीशन में 3 चेंजेस किए गए थे। पहला यही था कि सभा के जो पूर्ण रूप में क्या होगा, एक संप्रभु निकाय बनाया जाएगा, इसकी जो इच्छा अनुसार किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती है। इसी में कहा गया था कि ये जो हमारा एक्ट था इसके तहत क्या था, विधानसभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकता, तो बदल सकता था, यानी कि यह अधिकार दे दिया गया था कि जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे तो उसे अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बदला जा सकता था। उसके बाद क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी को बनाया गया था जिसके मेनली 2 फंक्शन थे। पहला फंक्शन ये था कि एक स्वतंत्र भारत के लिए क्या संविधान बनाना और देश के सामान्य कानून को बनाना, जो कि हमारे जीवी मावल के अध्यक्षता में थे। उसके बाद क्या किया गया था, ये दोनों 26 नवंबर 1949 तक ये जो दोनों हमारे जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी की जो सेपरेट फंक्शन थे वो 26 नवंबर 1949 तक ये जारी कंटिन्यू रहे थे, जब संविधान बनने का कार्य समाप्त हो गया। उसके बाद क्या, मुस्लिम लीग के सदस्य जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग की थी उन्हें भारत संविधान से हटा दिया गया था। उसके बाद जो हमारा जो माउंटबेटन, यानी कि हम बात करें जो हमारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में मूल रूप से निर्धारित कितने जो 389 सदस्य थे उनको घटा करके कितना कर दिया गया था, तो 299 कर दिया गया था। और जो हम बात करें जब हमारा
इंडियन प्रोविंस की जो सीट थी कितनी, जो कि 296 थी, उसको घटा करके 229 कर दिया गया। और जितने भी जो हमारे रियासतें थी उनकी सीटें की संख्या घटा करके 93 से घटा करके कितना, तो 70 कर दिया गया था। तो ये सारे चेंजेस किए गए थे किसमें, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किया। पहला टॉपिक ये था कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो हमारा यानी कि संविधान, जो हमारा संविधान निर्माण था उसके कार्य क्या थे। और दूसरा हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट में जो जो चेंजेस किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख देना। हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसमें पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और फिर आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।